नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 4 मई 2018 शुक्रवार। मैं हूं करदम रावल। तो आगे बढ़ने से पहले हम नजर डाल लेते हैं हमारा जो वीडियो कोर्स लॉन्च होने जा रहा है 13 मई 2018 को, जिसके अंदर 8 सब्जेक्ट्स हैं। 8 सब्जेक्ट्स यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये जनरल स्टडीज के 8 सब्जेक्ट्स वीडियो लेक्चर्स, जिसका टाइम होगा 330 प्लस आवर्स। इसके साथ आपको मटेरियल भी दिया जाएगा। तो ये चीज सारी की सारी अवेल करने के लिए आपको करना है एक मेल, जिसके अंदर आपको लिखना है अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपनी लोकेशन। तो ये 3 चीजें लिख के आपको भेजनी है info@upsciasexam.com के ऊपर। तो वहां पे आपको सारी डिटेल्स भी दी जाएगी। इसके अलावा एक आपको प्रमोशनल कोड दिया जाएगा। तो उस प्रमोशनल कोड का इस्तेमाल करके आप हमारा जो वीडियो कोर्स है पूरा का पूरा 4999 रुपीज में अवेल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये सारी बेनिफिट्स आपको मिल सकती है सिर्फ अगर आप रजिस्टर करते हैं 13 मई 2018 या उससे पहले, यानी कि 14 मई 2018 से ये जो कोर्स है ये प्राइस सेगमेंट में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप फ्री मंथली करंट अफेयर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.upsciasexams.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज का रोड मैप किस तरह से। आज के जो द हिंदू के आर्टिकल है पैटर्न ऑफ इम्प्यूनिटी, तो ये दलित कम्युनिटी को बिलोंग करता हुआ आर्टिकल है। इसके ऊपर हम नजर नहीं डालेंगे क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स इसके पहले आ चुके हैं और यहाँ पे हमने कई सारी डिस्कशंस कर ली है। तो दूसरा जो आर्टिकल है इनटू द ब्रेव न्यू एज ऑफ इररेशनलिटी, तो यहाँ पे एक तरह से कमांड ताकी गई है कि किस तरह से इरेशनलिटी प्रिवेल करती है हमारी सोसाइटी के अंदर। विश्व क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, साइंस को किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है, पूरी दुनिया यूटिलाइज कर रही है और हम किस एंगल से चल रहे हैं, तो हमारा नेशन कौन से पाथ पर जा रहा है, वहां पे बात हो रही है इस एंगल से। तो इसके ऊपर हम गौर से डिस्कशन करेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद है सीक्रेट एजेंट, तो ये एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल आर्टिकल है, तो जिसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करने वाले। इसके अलावा जो आर्टिकल है वो है टारगेटिंग तेहरीन, तो यहाँ पे इजराइल ने क्या बोला है, यहाँ पे ये सारी डिस्कशन हो रही है, तो यहाँ पे हम डिस्कस जरूर करेंगे। उसके बाद फन फैक्ट देखेंगे, पिछले एडिटोरियल के क्वेश्चन के आंसर डिटेल से एनालिसिस करेंगे और अंत में देखेंगे वोकैबुलरी जो हमारी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जो पहला आर्टिकल है जी संपत द्वारा लिखा हुआ, तो अ पैटर्न ऑफ इम्प्यूनिटी, तो यहाँ पे द प्रॉब्लम विद द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब act is the failure of the criminal justice system to recognize its own casteist bias। तो यहाँ पे जो बायस जिस तरह से कैरी आउट हो रहा था कि जो एक्ट है उसका एक नेगेटिव यूटिलाइजेशन देखने को मिलता था, उसको नजर में रखते हुए जो हमें देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को एक जजमेंट दिया जिसके अंदर कहा कि लोगों को लगा कि इसको डाइल्यूट करने की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसको पॉलिश किया गया इस एक्ट को, जहाँ पे कहा गया कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाले इंडिविजुअल को अगर आप अरेस्ट करना चाहते हो, उसके ऊपर आरोप लगाना चाहते हो एट्रोसिटी का अंडर द पावर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ एट्रोसिटी 1989, तो यहाँ पे आपको थोड़े से परमिशंस वगैरह रहने होंगे, उसके बाद आपको उनको अरेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी पिछले दिनों वाली बातें की गई है कि पास्ट में क्या क्या हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे एक वो चीज भी कही गई है कि जैसे कि फर्स्ट में हम मजदूर दिन के तौर के ऊपर मनाते हैं, तो उन्होंने ये जो दलित कम्युनिटी है उन्होंने इस फील्ड के अंदर काफी सारा कंट्रीब्यूट किया है, वो लोग इसे मे डे के तौर के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। और जो दलित्स और आदिवासी है उन लोगों ने काफी कुछ सहा है पिछले दिनों में। तो ये जो एक चीज हुई है कि अगर ऐसे इंसान के ऊपर कोई एट्रोसिटी लगानी पड़ती है तो उन लोगों को इतनी परमिशंस वगैरह की झंझटों से बाहर आने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी मुशक्कत करनी पड़ती है। तो इसको डाइल्यूट कर दिया है, इसके बेस के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। तो इसके ऊपर हमने काफी सारी डिस्कशन इससे पहले वाले एडिटोरियल्स में कई बार कर चुके हैं। जो अप्रैल के लास्ट वीक के जो एडिटोरियल के वर्जन्स थे उसके अंदर काफी ऑन द अल्टरनेट बेसिस इस टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कशन की है, तो आप जाके वहां पर भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं हमारी चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स के अंतर्गत। तो ये जो आर्टिकल है इसके ऊपर हम यहाँ पे ज्यादा रोशनी नहीं डालने वाले हैं। तो जो दूसरा आर्टिकल है यहाँ पे बात हो रही है इनटू द ब्रेव न्यू एज ऑफ इररेशनलिटी।
द असोल्ट ऑफ रैशनैलिटी इज अ पार्ट ऑफ कंसर्न पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे बात हो रही है, एक तो बात हो रही है कि भाई हमारे जो देश के अंदर जो स्पॉक मॉडल्स होते हैं उनमें अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है उसको सेंटर में रख के यहाँ पे कुछ मुद्दे लाए गए हैं, बिप्लब कुमार देब जी को। उसके बाद कैसे बड़े बड़े लोग किस तरह से स्टेटमेंट्स देते हैं, किस तरह के साइंटिफिक स्टेटमेंट होते हैं और उस तरह के इर्रेशनल स्टेटमेंट होते हैं। इर्रेशनल स्टेटमेंट्स आर दोज विच आर सेड टू बी एकदम से इलॉजिकल स्टेटमेंट है। जैसे यहाँ पे जो आर्टिकल के अंदर दिया गया है वही मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि एक कमेंट ऐसी आई है त्रिपुरा के सीएम के तरफ से कि जो पहला प्लास्टिक सर्जरी का जो एग्जाम्पल है वो है लॉर्ड गणेश। जो हिंदी कम्युनिटी के अंदर लॉर्ड गणेश पूजे जाते हैं, सिद्धि विनायक के नाम से भी पूजे जाते हैं, कई सारे उनके नाम हैं। तो उनका जो फेस था वो एक एलिफेंट का फेस था और वहां पे ट्रांसप्लांट हुई थी, फेस ट्रांसप्लांट। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल देके एक ऐसी कमेंट करी है कि भाई जो लॉर्ड गणेश थे वो एक सबसे पहले एग्जाम्पल थे प्लास्टिक सर्जरी के। इसके अलावा उन्होंने एक और एक चीज बोली है, ये भी एक आर्टिकल के अंदर ही लिखा हुआ है कि इंटरनेट ये ऐसा नहीं है कि ये अभी जो कलयुग चल रहा है उसके अंदर हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, महाभारत के युग के समय भी वहां पर भी इंटरनेट था। तो इस तरह के जो इलॉजिकल कमेंट्स देते हैं पब्लिक स्पीकिंग के दौरान, तो यहाँ पे क्या इमेज निकल के आती है, क्या सोसाइटी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हमारे जो साधु संत है हमारे यहाँ कम्युनिटी के अंदर, हमारे रीजन के अंदर जो साधु संत जो बाबा वगैरह है वो क्या करते हैं, पुराने दिनों की बात करते हैं। इवन पॉलिटिशियंस भी यहाँ पे पुराने दिनों की उनकी पार्टी ने क्या किया है और 70 साल पहले क्या पोजीशन थी, उनकी पार्टी ने क्या किया, हमने क्या किया, हमने पिछला जो हमारा 5 ईयर टर्म था या पिछला जो हमारा टर्म था उसके अंदर हमने क्या किया, लेकिन प्रेजेंट में कोई नहीं जी रहा है। और इसके अलावा अगर आप विश्व के नजरिए से देखें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को साथ में लेके जो रैशनली वो लोग किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, साइंस का एडवांटेज लेके, तो दुनिया खोज रही है कि गॉड पार्टिकल्स क्या है, उनकी प्रेजेंस से क्या क्या फर्क पड़ता है। E=mc² वाले फॉर्मूला से भी बेहतर फॉर्मूला हमारे वेदों में दिए गए, ऐसा स्टीफन हॉकिंस कहते हैं। तो यहाँ पे इन मुद्दों से आप आगे बढ़े, इस तरह से कुछ सोचे, ना कि इर्रेशनल। क्योंकि यहाँ पे राइटर जो है संजय, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये जो एज है ना यहाँ पे सिर्फ इर्रेशनलिटी ही चलती है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें कि हिंदुस्तान की बात हो रही है तो आप स्पेसिफिकली इर्रेशनलिटी को लेके आइए, आप मार्केट में चलेंगे, लोग आप पर विश्वास करेंगे और आप आगे भी बढ़ेंगे। तो इन मुद्दों के साथ ये आर्टिकल है, काफी दिलचस्प आर्टिकल है, इसके ऊपर पूरी रोशनी डालेंगे, पूरी डिस्कशन करेंगे इस आर्टिकल के साथ में, कुछ नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। तीसरा जो आर्टिकल है द सीक्रेट एजेंट, यहाँ पे जो जनता दल की पार्टी है, जनता दल मेंटेन्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बीजेपी एंड कांग्रेस टू मैक्सिमाइज पोस्ट पोल ऑप्शंस। तो यहाँ पे पॉलिटिकल आर्टिकल है, यहाँ पे बताया गया कि जो कर्नाटका के अंदर 12 तारीख को जो इलेक्शंस होने वाले हैं, यहाँ पे वहां तो जनता दल की पार्टी है, उनको ना तो बीजेपी के साथ कोई हाथ मिलाना है ना तो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना है, ताकि वो स्पेसिफिकली देख सके कि हम कितनी सीट इंडिविजुअली प्राप्त कर सकते हैं। ना तो हमें कांग्रेस का सहारा चाहिए ना हमें बीजेपी का सहारा चाहिए। तो देखते हैं। इसके अलावा इस तरह का कॉम्बिनेशन उन्होंने 2006 के इलेक्शन पीरियड के दौरान भी इस्तेमाल किया था, वहां पे उनको करारी मात मिली थी। तो देखते हैं ये जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर क्या उन लोगों को देखने को मिलता है। पॉलिटिकल आर्टिकल होने की वजह से इसके ऊपर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाले। इसके अलावा जो टारगेटिंग टेहरीन, यानी कि वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा कंट्री, ईरान कंट्री के अंदर वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा सिटी तेहरान, ग्लोबली सबसे बड़ा 5वां कंट्री है। तो तेहरान को यहाँ पे टारगेट किया गया है इजराइल के द्वारा। तो इजराइल ने ऐसे काफी सारे सबूत जमा करके यहाँ वहां के बीबी ने बताया, जैसे कि हमारे यहाँ नमो है वहां पे बीबी, तो उन्होंने कहा है कि भाई इजराइल काफी सारी ऐसी न्यूक्लियर एक्टिविटीज कर रहा है जिसके प्रूफ्स हमारे पास है। तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किए हैं इंटरनेशनल मीडिया को, इवन ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी दिए हैं। तो ये पूरा माजरा अभी क्यों निकल के आ रहा है, इसके पीछे का जो कोर फंडामेंटल रीजन है वो ये है कि भाई 12 मई को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जो डील होती है, जो सैंक्शंस वगैरह लगाने की नहीं लगाने, इसके ऊपर के जो डिसीजंस है वहां पे सिग्नेचर करने वाले हैं 12 मई को। तो उससे पहले ये सारे डेटाज रिवील किए हैं इसराइल ने।
तो वहां के बीबी ने ये सारी चीजें वहां पे दी है। तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम नजर डालेंगे क्योंकि ये डिस्कसेबल आर्टिकल है। इंटरनेशनल रिलेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल स्टडीज के पेपर 2 के अंदर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कि जो पिछला क्वेश्चन हमने पूछा था कि उसका आंसर क्या है। उसका आंसर है, इन द कॉन्गो मिशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन कैप्टन जीएस सालरिया वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री हॉनर परमवीर चक्र फॉर हिज एक्शन इन वॉर। तो दूसरा जो हम आज आपके लिए करंट अफेयर लेके आए वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भी इसके ऊपर काफी बेसिक डिटेल्स है, लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे हमने सोचा कि ये प्लेटफॉर्म से आपकी तरफ ये इंफॉर्मेशन को शेयर करनी काफी जरूरी समझा हमने, इसलिए हम आपके लिए लेके आए। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन द फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल एंड ब्यूटीफुल कैलीग्राफी। तो प्रेम बिहारी उनको एक उपनाम दिया गया था। उनका स्पेसिफिकली नाम देखे तो नारायण रायजादा है, जो गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपने हाथों से लिखा है और एक बेहतरीन कैलीग्राफी और इटैलिक स्टाइल के अंदर उन्होंने लिखा है। हर पन्ने को उन्होंने सजाया है। ईच पेज वाज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन। तो शांति निकेतन एक तरह का आर्टिस्टिक स्कूल है, वो सब वहां से बिलोंग करते थे और एक एक पेज को एक एक साइड को उन्होंने सजा धजा के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखा है। इसके अलावा जो ओरिजिनल कॉपी है हमारे हिंदुस्तान के संविधान की, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखी गई है और उनको स्पेशल हीलियम फील्ड केसेस के अंदर रखा गया है। हमारा जो पुस्तकालय है भारत के सांसद का, यानी कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जो लाइब्रेरी है, वहां पे इनको हीलियम गैस को साथ में फिल करके उनको वहां की लाइब्रेरी में रखा गया है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो काफी हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेस के ऊपर कोई बड़ा सा ऐसे लिखने वाले हो या आपने प्रैक्टिस के लिए कुछ लिख रहे हो, तो यहाँ पे पेपर्स के वगैरह के माध्यम से भी अगर आप इंट्रो वगैरह की चीजों के अंदर इस तरह की डेकोरेटिव आइटम्स पेश करेंगे तो आप ज्यादा मार्क्स गेन करने के लिए काफी हेल्पफुल ये चीजें हो सकती है। इसके अलावा एक और बेसिक क्वेश्चन लेके आया है जहां पे काफी कंफ्यूजन्स भी होती है कि किन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से कौन कौन से कंट्री से क्या क्या चीजें हमने अडॉप्ट की है। तो उसी बेस के ऊपर आज हमने सोचा कि आपके नॉलेज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग अप किया जाए। तो जो क्वेश्चन लेके आया, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान was taken from which country, और इसके अलावा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है स्पेसिफिकली सोशियो इकोनॉमिक राइट, उसके अंदर हमने कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पे हमने कई देशों से काफी सारी चीजें हमने ली है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हर बार हो जाता है कि हमने रशिया से क्या लिया है, यूएस से क्या लिया, आयरलैंड से, डेनमार्क से क्या लिया है। तो हमने सोचा क्यों ना नॉलेज को स्ट्रॉन्ग अप किया जाए, तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन लेके आए। तो आप इसका आंसर में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपका जवाब सही रहा तो यहाँ पे हम यस्टरडे आंसर जहाँ पे लिखते हैं वहां पे आपके आंसर के साथ आपका नाम जरूर से पोस्ट अप करेंगे। तो डिटेल से डिस्कशन स्टार्टअप कर देते हैं कि यहाँ पे टारगेटिंग टेहरान क्या है। तो ईरान और इजराइल का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 2700 किलोमीटर का है, और जो तेहरान है वो वेस्टर्न एशिया का 5 सबसे बड़ा सिटी है। इसके अलावा जो ग्लोबली सबसे बड़े सिटीज माने जाते हैं उसके अंदर वो 5वां सबसे बड़ा सिटी। तो यहाँ पे ईरान को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने ऐसा कोट किया है। कोट करने के साथ उनके पास डॉक्यूमेंट और काफी सारे सबूत भी है वहां के प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के पास, कि जो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की जो एक्टिविटी होती है वो काफी सारी एक्टिविटीज ईरान बैकग्राउंड में टनल्स वगैरह में कर रहा है, और हमारे पास इसके रिलेटेड काफी सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो उन्होंने मिस्टर नेतन्याहू ने सोमवार को इसी हफ्ते काफी सारी डिटेल्स दी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को डेवलप करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करनी पड़ती है वो ईरान सारी एक्टिविटीज कर रहा है, पर्दों के पीछे जाके ये सारी एक्टिविटीज कर रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है उनको थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ पेश किया है डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे न्यूक्लियर डील ना हो अमेरिका और ईरान के बीच में, उसको टारगेट आउट करते हुए, क्योंकि 12 मई को आने वाली 12 मई को जो डोनाल्ड ट्रंप है वो साइन आउट करने वाले हैं कि भाई ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए कि नहीं लगाए जाए, उसके ऊपर डिसीजन लेने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप
हम सबको पता है कि जो ओबामा ने जो पीस एग्रीमेंट साइन किया था ईरान के साथ, वो तो उन सारी चीजों को नकारते चले जा रहे हैं और अपना नया इतिहास रचने की कागार पर लगे हैं। तो यहाँ पे जो नेतन्याहू ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के भेजे उनको कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स वहां पे कैरी आउट हो रहे, और जो मल्टीलेटरल डील्स होने वाली है उससे पहले ये चीज भेजने का जो विजन है बीबी का, कि ये है कि भाई जो सिविलियन पर्पस से वो लोग कैरी आउट कर रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो लोग ऐसा बता रहे हैं, लेकिन देखिए आप वहां पर जाके चेकआउट कीजिए कि वो रियलिटी के अंदर क्या वर्कआउट कर रहे हैं। तो 12 में जो टारगेटेड डेट है वहां पे नजर में रखते हुए, क्योंकि ईरान ने काफी कंट्रीज के साथ, जो 5 कंट्रीज है और जो जर्मनी है, उन 6 कंट्रीज के साथ ऐसी डील साइन की है कि भाई हम इस तरह की कोई एक्टिविटीज कैरी आउट नहीं करेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम कहा जाए कि न्यूक्लियर वेपन्स को बेचने वगैरह की एक्टिविटीज तो कदापि नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो नेतन्याहू है वो ये कहते हैं कि भाई जो ईरान है कहीं ना कहीं उन्होंने वो जो डील साइन की है वहां पे उन्होंने उसको ब्रेक आउट किया है। और ये सारी चीजें रिवील करने के पीछे का जो रहस्य है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो आने वाली 12 तारीख को जो सबसे बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं उसके ऊपर एक बार सोचे और देखे कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह कैरी आउट कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स हमने भेजे हैं वो सही है, आप ऑथेंटिसिटी भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ईरान से व्यू पॉइंट से अगर देखें, एक न्यूट्रलिटी के व्यू पॉइंट से देखें, तो राइटर ये कहते हैं कि भाई ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिलता कि उन्होंने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट किया है। जो जॉइंट कॉम्प्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुए ईरान और विश्व के 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज, इसके अलावा जर्मनी के साथ, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 कंट्री और जो जर्मनी, उनके साथ जो उन्होंने साइन किया इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है जॉइंट कॉम्प्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो कहीं पर भी ऐसा आप नहीं बोल सकते कि उन्होंने जो एग्रीमेंट है उसको ब्रेक डाउन किया या फिर वायोलेट किया है। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस चीज के ऊपर सोचने के बाद अगर ईरान से डील साइन कर लेते हैं तो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ईरान ने कहीं पर भी एग्रीमेंट को वायोलेट नहीं किया है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये आती है कि आप ईरान के साथ डील साइन करने के लिए यूएस को ये देखना चाहिए कि जो मेरिट्स है और जो आउटपुट्स देखने को मिलेंगे उसके ऊपर नजर डाले, ना कि जियोपॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल कैलकुलेशंस जो नैरो थिंकिंग मानी जा रही है राइटर के द्वारा। तो ये था पूरा आर्टिकल, ईरान को क्यों टारगेट किया जा रहा है। दूसरा जो आर्टिकल है वो है इनटू द ब्रेव न्यू एज ऑफ इररेशनैलिटी। तो पहले देख लेते हैं कि इररेशनैलिटी मतलब एक स्पेसिफिकली सिंपल सा मीनिंग है इलॉजिकल। जिस जो भी बात आप करते हो उसके आगे पीछे कोई लॉजिक ना हो उसको बोलते हैं इररेशनैलिटी। और जो रैशनल वर्ड होता है उसके साथ लॉजिक भी कनेक्ट होता है, और साइंस और टेक्नोलॉजी और जो डेवलपमेंट वगैरह उन चीजों से बनी हुई चीजों का वहां पे वो सारी चीजें कनेक्ट होती है। अगर आप लॉजिकल बात करेंगे तो आपकी जो वे ऑफ लाइफ है वो रिप्रेजेंट होती है कि आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह से आपकी विजन है। यहाँ पे बात सबसे पहले स्टार्ट होती है चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा जिनका नाम है बिप्लब कुमार देब। तो वो एक स्पोक मॉडल है। इससे पहले भी जो आर्टिकल आए थे जिसके अंदर कहा गया था कि जो त्रिपुरा के सीएम है बिप्लब कुमार देब, तो वो एक तरह से जैसे कॉमिक कैरेक्टर हर ग्रुप में होता है, हर मूवी में होता है, हर एक सीरीज जो भी आप देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए वहां पे एक कॉमिक कैरेक्टर होता है। तो आज के जो पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर आप देखें तो जो त्रिपुरा के सीएम है बिप्लब कुमार देव, तो एक तरह से वो एक कॉमिक पर्सन है, एक स्पोक मॉडल की तरह से देखे जाते हैं इस नए एरा के अंदर। तो हाल ही में उन्होंने क्या कहा है, कुछ कमेंट्स की है पब्लिक स्पीकिंग के दौरान, कि सबसे पहली कमेंट एक ऐसी है कि जो लॉर्ड गणेश है वो प्लास्टिक सर्जरी के सबसे पहले एग्जाम्पल है, क्योंकि सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था प्लास्टिक सर्जरी का वो उनके ऊपर हुआ था। इसके अलावा दूसरी चीज उन्होंने बताई कि भाई इंटरनेट आज के जमाने में सब लोग इंटरनेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट आज के युग यानी कि कलयुग में ही है। तो महाभारत का जो टाइम था वहां पर भी इंटरनेट का एग्जिस्टेंस था। तो इस तरह की जो पब्लिक स्पीकिंग के दौरान पब्लिक पोजीशन अगर आप होल्ड करते हैं, आप एक तरह से लीडर है, आपके लोग देखते हैं, आप समझते हैं, आपको लोग सुनते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें कि जो अगर आप पब्लिक में कमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह से कमेंट कीजिए। स्टीफन हॉकिंस थे, उन्होंने ऐसा कहा था एक बार कि जो भारत के पास जो वेद वगैरह है वहां पे
ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज है जो आइंस्टाइन, अगर आप विश्व में देखें कि सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है, सबसे बड़ी खोज हमने क्या की है, तो आइंस्टाइन ने दिया है विश्व को E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसके अंदर कहा जाता है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फ्यूल, किसी भी चीज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे तो ये पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक कभी एनर्जी से आप वंचित नहीं रहोगे। तो इसको अगर जितना भी सक्सेसफुल तरीके से ढाला जाए जीवन के अंदर साइंस का एडवांटेज लेते हुए, तो ये सबसे बेस्ट चीज आज की तारीख में मानी जाती है। लेकिन स्टीफन हॉकिंस, जिसका हाल ही में थोड़े समय पहले निधन हुआ था, तो उन्होंने तो ये कहा था कि जो भारत के वेद है उसके अंदर तो इतनी सारी थियरीज दी गई है जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, उनसे काफी सुपीरियर नॉलेज देती हुई है, और कहीं ना कहीं इससे भी बढ़िया चीजें हमें वेदों से मिल सकती है। तो इस तरह की बातें कुछ होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा कि भाई प्लास्टिक सर्जरी का सबसे पहला उदाहरण, इसके अलावा जो साइंटिफिक कम्युनिटी है ग्लोबल लेवल के ऊपर, वो तो इन चीजों के ऊपर हंसेगी। और जो हमने पास्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड से लेके अब तक जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स भी किए हैं उसके ऊपर भी कोई रिस्पेक्टफुल रिमार्क नहीं देगी। और यहाँ पे हमारे देश के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक चीज दी गई है, बाबाज और साधुज। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पहले तो साधुज और बाबाज को इस आर्टिकल में इसलिए रखा गया है कि एक चीज हमें देखने को मिली थी कुछ समय पहले, महाराष्ट्र के अंदर जो साधुज और बाबाज थे उनको काफी सारी पॉलिटिकल पोस्ट आउट मिली थी पब्लिक ऑफिस के अंदर। तो यहाँ पे उन लोगों को साथ में कम अप किया गया है। तो इस आर्टिकल के उनका नाम इसलिए रिकॉर्ड किया गया है कि वो लोग ऐसी कमेंट्स करते हैं साधुज एंड बाबाज जो शायद रैशनल हो, लेकिन मेजोरिटी केसेस के अंदर वो इस तरह की इरेशनल कमेंट्स करते हैं जिससे कि लोग ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, इस चीज को हमें मानना चाहिए, इस चीज को हमें फॉलो करना चाहिए। तो जो पॉलिटिकल एंगल से जिस तरह के प्रवचन दिए जाते हैं बाबास के द्वारा, तो उसको पॉलिटिकली मॉडिफाई करके, ऐसा जो हमारे योग गुरु बाबा रामदेव है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि योग सिखाते सिखाते वो पॉलिटिकल एंगल से भी बातें करने शुरू कर देते हैं। ऐसे कई सारे अलग अलग बाबास भी है जो पॉलिटिकल एंगल से भी बात करना शुरू कर देते कि हमको किन लोगों से सपोर्ट, हम लोगों को किन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो इससे होगा क्या, जो वोट बैंक है वो भी इसके साथ अफेक्ट होगी। अगर कोई इंडिविजुअल या फिर उनका ग्रुप, उनकी कम्युनिटी, उनका फैमिली एक बाबा को बिलोंग करते हैं, कोई साधु संत को बिलोंग करते हैं, तो वो अगर बोलेंगे कि आपको इस पॉलिटिकल पार्टी का विजन देखना चाहिए जो काफी बेहतर है हिंदुस्तान के लिए, सोसाइटी के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, आपकी जात के लिए, तो वो लोग उस दिशा के अंदर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल, ये सारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है। तो यहाँ पे रैशनल थिंकिंग कहीं देखने को नहीं मिलती, लेकिन पॉलिटिकल एंगल से यहाँ पे चीजों को मरोड़ा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बात हो रही है, इंडिया कितना भी आगे बढ़ गया हो, कितना भी साइंटिफिकली डेवलप हो गया हो, हमने काफी सारा एजुकेशन भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि हिंदुस्तान के लोगों के अंदर ऐसा ऑब्सेशंस पाया जाता है कि भाई साइंस चाहे कितना भी प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आपको दे दे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के अंदर आज भी हम अपनी डेली लाइफ के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं। जैसे कि कोई इंडिविजुअल कई ऐसी प्लेस को विजिट करता है तो वहां पे एस्ट्रोलॉजी वगैरह की अगर आप देखें कि सर्विस मिलती हो तो वहां पे वो एस्ट्रोलॉजी की सर्विस लेगा। पामिस्ट्री जैसे कि हाथ दिखाना, तो ऐसी डेली रूटीन लाइफ के अंदर कई सारी मिथ्स भी होती है, जो मिथ्स को भी कई सारे साइंस ने डेवलपमेंट कर ली, तो भी ये मिथ्स को छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो आपको क्रॉस आउट करना है कि नहीं करना है। और इसके अलावा यूट्यूब पर भी इस तरह के वीडियोस भी काफी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर साइंस ने इतना सारा डेवलपमेंट कर लिया, हमने एजुकेशन भी इतनी एक्वायर कर ली, तो हमने जॉब भी शुरू कर दी है, हम वो ट्रेडिशनल वाले वर्क भी नहीं करते, तो आप इस तरह की एक्टिविटीज को क्यों फॉलो करते हो। अगर आप रूरल एरियाज के अंदर देखें कि जो रूरल टाइम पीरियड था, जिस तरह पे राजा राज करते थे, तो उस तरफ क्या था कि वो लोग पब्लिक को इस तरह से मैनिपुलेट करके समझा देते थे कि आपको तो उनके अंदर बिलीव करना है, जैसे कि वो गॉड के अंदर बिलीव करते हैं, आपको उनके ऊपर भी बिलीव करना है। और एक तरह से पूरी की पूरी इरेशनल तरीके से उनको मरोड़ दिया जाता था, ताकि वो साइंस के बारे में या फिर रैशनल कम्युनिकेशन उनके साथ कर ही नहीं सकते। अगर रैशनल कम्युनिकेशन करेंगे तो वो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि डिस्पैरिटी क्यों है, हम लोगों के बीच में एक्सप्लॉयटेशंस क्यों है, परसिक्यूशंस क्या है, हमारी कास्ट, रिलीजन,
रिलीजन जेंडर के बीच में इतनी असमानताएं क्यों है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा कौन? अगर आप समाज को रैशनैलिटी सिखाओगे तो समाज आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा ना। तो जो राजा के समय का टाइम पीरियड था वो लोग ऐसी चीजें हर लोगों को सिखाते ही नहीं थे। अगर हर हर एक किंगडम में हर एक इंसान इतना लॉजिकल हो जाएगा तो जो क्वेश्चंस आने लगेंगे जिससे कि पूरे राज्य को चला पाना काफी स्ट्रिक्ट हो जाए। तो आज की तारीख में कुछ इसी तरह का विजन है जो राइटर हमें कहते हैं कि देखिए अगर पॉलिटिक्स इतना रैशनल होने लगेगा तो क्या होगा, जो पब्लिक है जो एक बार वोट दे के छूट जाती है और वहां से पॉलिटिशियन कहीं पर भी अपनी कोई एक्टिविटीज अदा करे या ना करे, आंसरेबिलिटी को देखे, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जमाना है लेकिन कुछ करते नहीं है। तो यहाँ पे रैशनल क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे वो क्या आंसर देंगे? जो इस टाइम पीरियड के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो माइनॉरिटी को लेके आएंगे, दलित्स को लेके आएंगे, वुमेन्स को लेके आएंगे, लिबर्टीज को लेके आएंगे। तो जो इरेशनलिटी प्रोजेक्ट्स है वही चल रहे हैं, वही सक्सेसफुल है। इसके अलावा जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ऑन अ मास स्केल, तो यहाँ पे कोई ऐसा करने ही नहीं चाहता है कि जो डिसबिलीफ चल रही है सोसाइटी के अंदर उसको खत्म किया जा सके और एक नया विजन भारत के हर लोगों के दिमाग में उगाया जाए कि ताकि वो रैशनली अपने हिसाब से सोच के कुछ क्वेश्चंस करे, अपने हिसाब से कुछ सोच के कुछ सुझाव दे। वो चाहते नहीं वो चाहते हैं कि आप बस बकरों की तरह रहे और वो एक मास को इस तरह से लीड करे जिन लोगों के पास दिमाग है ही नहीं। तो यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं इस चीज को कंपेयर करने के लिए कि जो साइंटिफिक टेम्पर है वो कंफर्म करता है, वो कुछ प्रूफ देता है कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि आप सोचिए कि इतनी डेवलपमेंट हमने कर ली कि एक सैटेलाइट को हम लॉन्च कर सकते हैं, स्पेस के अंदर भेज सकते हैं, मार्स में भी भेजा है, मून पर भी भेजा है, न्यूक्लियर वेपन्स हमने डेवलप कर लिए। लेकिन आज भी जो ट्रेडिशन है वो क्या है कि इस चीज को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करना है तो आपको चेकआउट्स नहीं करने हैं कि क्या क्या हमने स्टेप्स किए, वो सारे के सारे ट्रिपल चेक करते हैं हम लोग। तो ट्रिपल वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है। आप जो एक कोकोनट होता है उसको वहां पे फोड़िए, आप वहां पे 4-5 मंत्र बोलिए और एंटर का बटन दाब दीजिए, या फिर जो स्विच है उसको आप प्रेस आउट कीजिए, या फिर आप अच्छी तरीके से जो स्टोन वगैरह होते हैं, जेम्स वगैरह होते हैं, वो पहन के आप एंटर करें। तो ये सारी चीजें कोई भी समस्या या कोई भी बाधा के साथ होने के बावजूद भी ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है उनसे भी क्वेश्चन पूछना चाहिए कि साइंस ने इतनी भी प्रोग्रेस कर ली लेकिन आप इस तरह का विजन लोगों का क्यों चेंज नहीं करते। अगर आप वो कंट्रीज भी देखें जहाँ पे लीडर्स वगैरह राज करते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया काफी कंट्रोवर्सी के अंदर है, तो वहां पर आप देखें कि वो जो भी डेवलपमेंट करवाएगा वो साइंस का भी एडवांटेज इसी तरह से लेगा कि उनके लिए क्या हेल्पफुल है। वो रैशनैलिटी भी नहीं सोचेंगे, इरेशनैलिटी भी नहीं सोचेंगे, आंसरेबिलिटी टू द पॉपुलेशन भी नहीं देखेंगे। वो लोग अपने हिसाब से ही साइंस का एडवांटेज लेंगे और लोगों को तो इरेशनल सोच के ऊपर ही बना के रखेंगे। तो यहाँ पे जो फाइनल स्टेप, फाइनल वर्डिक्ट्स दिए जाते हैं राइटर के द्वारा, वो बोलते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, अपने देश को डेवलपिंग कैटेगरी से भी डेवलप कंट्री में लेके जाना है, तो ये जो इरेशनैलिटी वाले प्रोजेक्ट्स है ना, आप उनको बंद कर दीजिए, एक नॉर्मल रेगुलर वाला वर्जन रखिए। और जो आप पास्ट के साथ कनेक्ट करते हो ना कि हमने ये किया, हमने वो किया और पहले के जमाने में ये था, अब ये है, इन चीजों को आप बंद करें। इससे होता क्या है, जो करंट विजन है ना प्रेजेंट का, वो ब्लर हो जाता है। स्पेसिफिक जो हमें कुछ देखना चाहिए वो हम देख नहीं पाते और जो पास्ट है और हमारा माइंड ही डाइवर्ट हो जाता है। इसके अलावा आप थोड़ा वर्ल्ड के साथ काम करना है, वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाना है। तो देखिए वर्ल्ड में क्या होता है, वहां पे स्टडी हो रही है, वहां पे लोग बिजी है ये सोचने के लिए, ये देखने के लिए कि गॉड पार्टिकल्स है साइक्लोट्रॉन के अंदर है या नहीं है, वहां पे उनकी खोज चल रही है, क्वांटम मैकेनिज्म, क्वांटम फिजिक्स चल रहा है। और हम यहाँ पे खड़े अपना सीना छोड़े हुए कि हमने पिछले दिनों में ये किया था, हमने पिछले दिनों में वो किया था। तो वो सब छोड़िए इरेशनैलिटी की बातों को और एक रैशनल, लॉजिकल और साइंस और टेक्नोलॉजी को साथ में लेके, और जो पुराने ट्रेडिशन जो गलत थे जिससे हमारे माइंड और साइकोलॉजी को अफेक्ट किया जाता था, उन चीजों को आप छोड़िए, जो डिसबिलीफ है उसको साइड अप कर दीजिए। तो ये था पूरा आर्टिकल। तो ये है आपके लिए वोकेबलरीज। तो ये 2 पेजेस के अंदर है, आप चाहे तो यहाँ पे रोक पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं।
तो ये आपकी राइटिंग स्किल को इन्हांस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आप अपने इन वर्ड्स को आप अपनी नॉर्मल कम्युनिकेशंस के अंदर भी यूज़ करें, ताकि आपकी जो कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ है उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें, उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशंस होगी वो उनको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय।